Good morning students. Today we are going to study chapter 4 past part 2nd physical geography class 11th. In our last video we have studied the continental drift theory given by Wegener. Chapter 4th जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, इस चैप्टर में के पार्ट फर्स्ट में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर ने दी थी, जिसमें बताया गया था कि पुराने टाइम में सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो जुड़े हुए थे। एक ही कॉन्टिनेंट था जिसका नाम उसने दिया था पेंजिया। ठीक है, बाद में सारे कॉन्टिनेंट्स अलग हुए और जो अभी स्थिति में है उस स्थिति में आए। ठीक है, तो ये थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वेगनर ने जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी तो उसके बाद में कई जो ज्योग्राफर थे उन्होंने रिसर्च की और पाया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो फोर्सेज बताए गए हैं, फोर्सेज वेगनर ने दो फोर्सेज बताई थी। कौन कौन सी फोर्स थी? एक तो थी पोलर फ्लिंग फोर्स और एक थी टाइडल फोर्स। ये दो फोर्सेज थी जिनकी वजह से क्या हुआ, जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह गए थे। ये किसने बताया था? वेगनर ने। लेकिन बाद में जब ज्योग्राफर्स ने रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि ये जो टाइडल फोर्स है और जो पोलर फ्लिंग फोर्स है ये एनफ नहीं है, मतलब इतनी कैपेबल नहीं है कि ये कॉन्टिनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सके। तो उन्होंने क्या की? रिसर्च की। इस रिसर्च में जो अलग अलग थ्योरीज जो सामने आई थी उन्हें हम पढ़ेंगे पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। कन्वेक्शन करंट थ्योरी। जो सबसे पहली जो टॉपिक है वो है कन्वेक्शन करंट थ्योरी। कन्वेक्शन करंट थ्योरी जो है वो दी थी ऑर्थर होम्स ने। ये किसने दी थी? ऑर्थर होम्स। ऑर्थर होम्स ने 1930 में ये कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी थी। ठीक है, इस थ्योरी में ये बताया गया है कि जो अपना ऊपर का जो अर्थ का जो सरफेस है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट के नीचे का जो अर्थ का पार्ट है वो आता है मेंटल। मेंटल के दो पार्ट्स है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल आप पहले भी पढ़ चुके हो कि अपर मेंटल क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है? मैग्मा चैम्बर्स पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या पाया जाता है? मैग्मा। ठीक है, तो ये जो मैग्मा है इसमें कन्वेक्शन करंट्स चलते हैं। ये कन्वेक्शन करंट्स जो है वो कैसे चलते हैं वो अपन डायग्राम से समझते हैं। ये अपनी अर्थ की क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल। तो ये मेंटल का अपर पार्ट है या अपर मेंटल जिसे हम कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं उसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो लावा है या मैग्मा है, ये मैग्मा जब ठंडा होता है, जैसे ही मैग्मा ठंडा होता है ये भारी हो जाता है और कहाँ जाता है? नीचे की ओर जाता है। नीचे जाता है, जैसे जैसे ये नीचे जाता है, नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से ये क्या होता है? गर्म होता है और गर्म होने पर ये वापस क्या आ जाता है? ऊपर आता है। ऊपर आने पर ऊपर जैसे जैसे आता है टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है? ये जो मैग्मा है वो ठंडा हो जाता है, फिर से नीचे चलने लगता है। तो ये जो कन्वेक्शन करंट्स चलते रहते हैं
ऑर्थर होम्स ने कहा कि इन्हीं करंट्स के कारण क्या हुआ, कॉन्टिनेंट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए। क्या होता है कन्वेक्शन करंट्स में, जो मैग्मा है जब ठंडा होता है तो वो नीचे की ओर ठंडा और भारी हो जाता है, नीचे की ओर जाता है, ठीक है। फिर नीचे जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये वापस गर्म हो जाता है और फिर ऊपर की ओर आता है। ये सर्किल के रूप में करंट चलता रहता है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं, ऑर्थर होम्स ने क्या कहा, कन्वेक्शन करंट थ्योरी। और इस थ्योरी को ऑर्थर होम्स ने किससे जोड़ा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से जोड़ा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में जो फोर्सेज वेगनर ने बताए थे वो सही नहीं है, उसकी जगह ये फोर्स है जो काम करता है कॉन्टिनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ठीक है। तो ये हो गया कन्वेक्शन करंट थ्योरी। जो दूसरा अपना टॉपिक है वो है मैपिंग सी फ्लोर या फिर मैपिंग ओशन फ्लोर। पहला टॉपिक तो अपना क्या था, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, और दूसरा है मैपिंग ओशन फ्लोर। ये क्या है, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ है, मतलब जो वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी उसके बाद में जो थ्योरीज आई वो है। तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बाद में क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ऐसे इक्विपमेंट बन गए थे जिससे सी फ्लोर है उसकी मैपिंग की जा सके, यानी सी फ्लोर का क्या बनाया जा सके, नक्शा बनाया जा सके। तो उसे ही क्या नाम दिया गया, मैपिंग ओशन फ्लोर या ओशन फ्लोर मैपिंग, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या बात पता चली, पहले वेगनर के टाइम वेगनर ने जितने भी एविडेंस दिए थे वो क्या दिए थे, कॉन्टिनेंट से रिलेटेड दिए थे। कॉन्टिनेंट से रिलेटेड दिए थे ना कि कॉन्टिनेंट के दोनों तरफ जो है वो सेम एज की रॉक्स है, सेम टाइप की रॉक्स है, ठीक है। तो सारे जो एविडेंस थे वो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड थे। तो जो ज्योग्राफर्स थे उन्होंने ये सोचा कि कॉन्टिनेंट्स की जगह हम ओशन जो फ्लोर है उसकी एज कैलकुलेट करते हैं, और एज कैलकुलेट करने के लिए और उसका मैप बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी काम में ली गई थी वो बाद में आई वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में, ठीक है। तो ओशन फ्लोर की मैपिंग करने पे हमें ये पता चला कि जो ओशन का फ्लोर है यानी समुद्र का जो पेंदा है, जैसे अपनी जो धरती है, ज़मीन है या ऊपर का सरफेस है, इस पर प्लेन्स भी पाए जाते हैं, प्लेटू पाए जाते हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। सेम वैसे ही जो अपना ओशन फ्लोर है उस पर भी अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। ओशन के अंदर माउंटेन रेंज भी होती है, ठीक है, प्लेटू भी होते हैं, प्लेन्स भी होते हैं, ट्रेंचेज भी होती है, ठीक है। तो ये सब कब पता चला, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर यानी ओशन फ्लोर की मैपिंग के बाद में। तो जब ओशन फ्लोर की मैपिंग की गई तो एक बात ये पता चली कि ये कॉन्टिनेंट है और ये बीच में क्या है, ओशन है, और ये दोनों क्या है, कॉन्टिनेंट्स। तो जो ओशन है, ओशन के जो बीच में से जो रॉक्स ली गई वो तो क्या थी, यंगर एज की थी, यंगर एज की थी। किससे, जो कॉन्टिनेंट्स वाली थी इससे, यानी कॉन्टिनेंट्स में जो रॉक है उससे ओशन वाली रॉक्स क्या है, न्यू थी, नई थी। तो एक नई थ्योरी सामने आई जिसे नाम दिया गया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जो अपना ये ओशन फ्लोर मैपिंग है उसमें जो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स ओशन में मिले थे उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट जो टॉपिक है
वो है ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन में ओशन फ्लोर मैपिंग से जो अपने को जानकारी मिली कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स है वो ओशन में पाए जाते हैं, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ओशन का जो फ्लोर है उसको ब्रॉडली 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी 3 टाइप्स या 3 कैटेगरी के लैंडफॉर्म्स जो है वो ओशन में पाए जाते हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। सबसे पहली जो कैटेगरी है लैंडफॉर्म की वो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन उसे अपन चित्र द्वारा समझते हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है उसमें सबसे पहला जो आता है वो पार्ट है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये इस लाइन के इधर तो क्या है, कॉन्टिनेंट है, और यहाँ से समुद्र स्टार्ट होता है, ओशन स्टार्ट होता है। तो ओशन कॉन्टिनेंट से जब ओशन स्टार्ट होता है, पानी स्टार्ट होता है, तो कुछ 1 किलोमीटर तक जो ढाल है, ठीक है, जो ढाल होता है वो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, मतलब जब अपन जाते हैं समुद्र में तो एकदम से गहराई नहीं बढ़ती, कुछ किलोमीटर तक क्या होता है, जो गहराई जो होती है समुद्र की वो बहुत ही कम होती है। तो ओशन का ये भाग जहाँ पर ढाल कम होता है, पानी की गहराई भी कम होती है, ये कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये भाग क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, फिर जैसे ही कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होता है उसके बाद एकदम से समुद्र की गहराई जो है वो बढ़ने लगती है, यानी यहाँ जो ढाल होता है ज़मीन का, सी फ्लोर का, वो एकदम से बढ़ने लगता है, जो एंगल है वो बढ़ने लगता है। तो ये जो पार्ट है जहाँ पर ओशन जो है वो एकदम से क्या होने लगता है, गहरा होने लगता है, वहाँ पर जो एंगल होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो ये जो भाग है वो कहलाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसे क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, फिर वापस से एकदम से क्या होता है, थोड़ा ऊंचा जो भाग है वो आता है। ठीक है, उसे अपन कहेंगे राइज, कॉन्टिनेंटल राइज। और जो ये जो गहरा भाग है या फिर खाई है इसे बोलते हैं ट्रेंच। समुद्र में जो गहरी खाइयाँ पाई जाती हैं, समुद्र के जो सबसे गहरे वाले भाग होते हैं, गहरी खाई होती है, उसे बोलते हैं ट्रेंच। ठीक है, तो ओशन के स्टार्ट होने से लेकर कॉन्टिनेंटल राइज तक ये जो लैंडफॉर्म्स का भाग है
ये क्या कहलाता है? कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या क्या आते हैं? कॉन्टिनेंटल मार्जिन में आते हैं पहला तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर ट्रेंचेज और फिर कॉन्टिनेंटल राइज। ये 4 पार्ट किस में आते हैं? कॉन्टिनेंटल मार्जिन में। ठीक है। सेकंड, ओशन फ्लोर का जो सेकंड पार्ट है वो कहलाता है अबेसल प्लेन। अबेसल प्लेन। सबसे पहला जो पार्ट था वो क्या था? कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहाँ से कहाँ तक होता है? ये कॉन्टिनेंट्स की ओशन की शुरुआत से लेकर कॉन्टिनेंटल राइज के बीच में होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कॉन्टिनेंट्स और जो ओशन प्लेन्स है उनके बीच में क्या पाया जाता है? कॉन्टिनेंटल मार्जिन पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन जैसे ही ख़त्म होता है, कॉन्टिनेंट्स में एक सीधा सीधा जो एक तरह से प्लेन होता है वो पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं अबेसल प्लेन या ओशन प्लेन। जैसे अपनी ज़मीन पर प्लेन एरियाज होते हैं जिन्हें हम मैदान कहते हैं, ठीक है, वैसे के वैसे ओशन में भी प्लेन्स पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? अबेसल प्लेन। अबेसल प्लेन में क्या होता है कि ओशन फ्लो, ओशन के द्वारा, ओशन में जब वेव्स चलती है, करंट्स चलते हैं, वो क्या करते हैं? जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ से मिट्टी को बहा कर लाते हैं, और वो मिट्टी या सेडिमेंट्स जो होते हैं वो कहाँ डिपॉजिट होते हैं? अबेसल प्लेन्स में। यानी समुद्र द्वारा जितनी भी मिट्टी बहा कर लाई जाती है, या फिर नदियों द्वारा समुद्र में जो मिट्टी या डिपॉजिट्स लाकर जमा किए जाते हैं, वो कहाँ जमा होते हैं? अबेसल प्लेन में। ठीक है। जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? अबेसल प्लेन में। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड जो है वो है मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज ये समुद्र के बीच वाला पार्ट होता है। ये क्या होते हैं असल में? ये माउंटेन रेंज होते हैं। मिड ओशियनिक रिज असल में क्या होते हैं? माउंटेन रेंज होते हैं। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था मिड ओशियनिक रिज क्या है? माउंटेन रेंजेस है। जैसे अपने यहाँ पर ज़मीन पर हिमालय माउंटेन रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज है, आल्प्स है, रॉकीज और एंडीज है, ये सारे क्या है? माउंटेन रेंज है। वैसे के वैसे ही ओशन में क्या पाए जाते हैं? माउंटेन रेंज पाए जाते हैं। वो माउंटेन रेंज क्या कहलाते हैं? मिड ओशियनिक रिज। ओशंस के अंदर जो सबसे बड़ी वॉल्केनिक, सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो होती है वो कहाँ होती है? मिड ओशियनिक रिज में। ठीक है। मिड ओशियनिक रिज होते क्या हैं? ये माउंटेन रेंज होते हैं। ठीक है। जैसे अपने ज़मीन पर यानी सरफेस पर माउंटेन रेंज होते हैं, वैसे के वैसे ही ओशन के अंदर जो माउंटेन रेंज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिड ओशियनिक रिज। ठीक है। ये अपने जो सरफेस वाला माउंटेन रेंज है उससे भी बड़े होते हैं। ठीक है। लेकिन समुद्र के अंदर होते हैं। ठीक है। ये तो थे ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन, यानी ओशन फ्लोर के जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ओशन फ्लोर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: कॉन्टिनेंटल मार्जिन, अबेसल प्लेन और मिड ओशियनिक रिज। ठीक है। तो ये थी पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरीज, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज के बाद में आने वाली थ्योरीज। अब जब इन ओशन फ्लोर को जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया
कि जो ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज है, ठीक है, ये जो मिड ओशनिक रिज है, इसके बीच में जो रॉक्स पाई जाती है वो तो थी न्यू, यानी नई रॉक्स, और जैसे जैसे इससे दूर जाते हैं दोनों तरफ जो रॉक्स है वो क्या होती जाती है, ओल्ड। मतलब मान लो रॉक्स की एज कैसे पता की जाती है, कार्बन डेटिंग मेथड से, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग मेथड से जब मिड ओशनिक रिज और ओशन फ्लोर की रॉक्स की अलग अलग एज कैलकुलेट की गई, तो ये पाया गया कि जो रिज के बीच वाली जो रॉक्स है उनकी एज थोड़ी कम है, और जैसे जैसे रिज से कॉन्टिनेंट की तरफ जाते हैं ये इन रॉक्स की एज क्या होती है, बढ़ती जाती है। यानी ये अगर 10 साल पुरानी है तो जैसे जैसे बढ़ेंगे 100 साल, 1000 साल, ऐसे ये रॉक्स की जो एज है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इससे एक नई थ्योरी सामने आई जिसे नाम दिया ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग। कौन सी थ्योरी सामने आई, ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग, ये थ्योरी सामने आई थी, ठीक है। अब ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।